Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में और हमने डेफिनेशन डिस्कस की, हमने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल डिस्कस की, हमने एमसीक्यूज़ 2-3 थे वो डिस्कस किए और इसके साथ साथ हमने करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने टाइप्स डिस्कस की और उसके बाद यूजेस मैंने ज़रा कम टाइम में जल्दी रीड आउट करके यहाँ टॉपिक कंप्लीट किया, क्योंकि वो जस्ट रीडिंग थी, बाकी जहाँ पे समझाने की ज़रूरत थी वो सारा मैं बोर्ड पे लिख के सारी चीज़ें आपको समझाई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ सॉलिड्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लिक्विड्स कंप्लीट करने के बाद लिक्विड्स की जो एक्सरसाइज है वो पहले कंप्लीट करें। अगर आप पेज 110 पे जाएंगे आप देखेंगे कि पहले लिक्विड वाले पोर्शन की एक्सरसाइज है और उसके बाद सॉलिड्स वाले पोर्शन की एक्सरसाइज है। इट मीन्स कि लिक्विड पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज लिक्विड की और उसके बाद सॉलिड्स पढ़ेंगे और फिर हम सॉलिड्स वाली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिक्विड्स वाले पोर्शन की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं बेटे एमसीक्यूज़ की तरफ। पेज 110 पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज़ है बेटे। फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, कहते हैं जी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर दी ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग। ये वो फोर्सेस हैं या ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। डाइपोल को अगर मैं रिवाइज करूं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि एक डाइपोल पोलर दूसरा डाइपोल भी पोलर मॉलिक्यूल में। अगर मैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को देखूं तो एक डाइपोल पोलर, इंड्यूस डाइपोल नॉन पोलर से, तो एक मॉलिक्यूल पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तीसरे नंबर पे इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस भी नॉन पोलर और इंड्यूस भी नॉन पोलर। वैसे तो एलडीएफ तमाम तरह के मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट पोलर हैं। एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर पे जो है वो एलडीएफ वीक हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे भी चलिए पहले थर्ड इसका देखते हैं जी। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन जो हैं, सॉलिड आयोडीन इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एलडीएफ मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग एलडीएफ मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो ये हमारे वैसे ही स्टडी से बाहर आ गया। और बी वाला पोर्शन हीलियम गैसियस स्टेट में था, उसे भी हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो पोर्शन ही लिक्विड है। तो जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन। बेटा अगर आप देखें तो 7th ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा। आयोडीन ग्रुप के लास्ट में है, एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से एलडीएफ इनमें क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और साइज़ ज़्यादा होना, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने और एलडीएफ ज़्यादा होने की वजह से ही जो आयोडीन है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहला जो एमसीक्यू है इसका आंसर बेटे सी ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट वाला जो एमसीक्यू है इसका ऑप्शन है जी सी। सेकंड एमसीक्यू देखेंगे बेटे, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर। कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हैं, किस वजह से देख लेते हैं जी। वैसे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक आपको याद हो तो उसके ज़रा एग्जाम्पल्स देखिएगा। हमने पहले वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया, फिर सेकंड एग्जांपल हमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म वाली की थी, थर्ड एग्जांपल हमने एचएफ वाली की थी, फिर हमने अमोनिया वाली एग्जांपल का भी कहा था। तो टोटल 4 एग्जांपल डिस्कस की थी, उनमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों आते हैं। तो एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों सॉल्युबल हैं इन ईच अदर। तो बेटे इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए ऑप्शन होगा जी इसका। तो सेकंड वाले का ऑप्शन ए आंसर होगा बेटे। थर्ड एमसीक्यू देखेंगे, NH3 शो अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू। अब नाइट्रोजन 5th ग्रुप में मौजूद है, वो कहता है जी कि अगर 5th ग्रुप के हाइड्राइड्स अगर आप देखें, अगर आपको याद हो तो एक दिन मैंने एक टेबल बनाया था, 4 ग्रुप्स बनाए थे, हाइड्राइड्स लिखे थे
और उसमें हमने देखा था कि 5वें ग्रुप में NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था। क्यों सबसे ज़्यादा था, रीजंस देख लेते हैं। जो बेस्ट रीज़न होगी वो हमारा आंसर होगा। वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ग्रुप में जैसे जैसे पीरियड में आप आगे बढ़ते जाएं साइज तो और भी स्मॉल होते जाते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, इन्हांस इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नाइट्रोजन, पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, कि एक तो इसका साइज भी स्मॉल है, दूसरा इसके पास लोन पेयर भी मौजूद है। तो ये दोनों ऑप्शन बेहतर होती हैं। तो एक ए ऑप्शन में उसने साइज़ की बात कर दी, बी ऑप्शन में उसने लोन पेयर की बात कर दी, सी ऑप्शन में स्मॉल साइज और लोन पेयर दोनों की वजह से जो इफ़ेक्ट होगा उस इफ़ेक्ट की बात की। वो इफ़ेक्ट क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ता ही क्यों है, स्मॉल साइज और लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे बेटा। उसके बाद MCQ नंबर 4 देखेंगे। When water freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। हमने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर को आप फ्रीज करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जब 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। वो कहता है जी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, गलत बात है। एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बिल्कुल ठीक है जी। जैसे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा जगह घेरने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इसका जो ऑप्शन है बी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो मैं यहाँ पे बेटे बी ऑप्शन टिक कर रहा हूँ। MCQ नंबर 5 देखेंगे। इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। अब देखें 760 टॉर अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हम इसका ऑप्शन देखेंगे। वो कहते हैं जी कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 से 1200 टॉर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर 200 टू 760 टॉर ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो बात और भी कम हो गई। एक्सटर्नल प्रेशर 765 टॉर, बड़ा ही कम इंक्रीज़ आया एक्सटर्नल प्रेशर में। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ नहीं आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, इतना सा 5 टॉर इंक्रीज़ लाने से एनी वैल्यू नहीं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है बिटवीन 760 टॉर एंड 1200 टॉर। आप एक्सटर्नल प्रेशर को 760 से बढ़ाकर 1200 तक ले जाएं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करके 110 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटे आपके पास ए ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पे ए ऑप्शन लिख रहा हूँ जी। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने तौर पे इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे ट्रू फॉल्स हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नेम लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटे 4 है। आपको कुछ लिक्विड्स बता दिए गए और आपसे कहा गया कि बताइए कि इन लिक्विड्स में किस तरह की फोर्सेस मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो इसका बेटा ज़रा आंसर देखते जाएंगे। सबसे पहले अमोनिया है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। तो पहले वाले में आपके पास अमोनिया में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। मैं 1, 2 के लिहाज से इसका आंसर लिखता जाऊंगा, आपने बुक से देखना है साथ साथ। जो सेकंड लिक्विड बताया ऑक्टेन, ऑक्टेन नॉन पोलर है तो इनमें LDF जो है वो मौजूद होंगी। तो सेकंड वाला इसके लिए मैं लिखूंगा बेटे, इसमें LDF मौजूद होंगी। थर्ड वाला अगर आप लिक्विड देखेंगे तो थर्ड लिक्विड यहाँ पे आर्गन और आर्गन गैस, यानी कि आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर में मोस्टली LDF ही होती हैं, तो यहाँ पे भी LDF फोर्सेस होंगी। तो थर्ड वाले में भी बेटे LDF होंगी। आपने बुक पे भी साथ साथ लिखते जाना है,
बुक के ऊपर लिखेंगे साथ साथ। फोर्थ वन अगर आप देखेंगे तो प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन है। तो बेटे इनमें भी आपके पास प्रोपेनोन और प्रोपेनोन है, इनमें भी जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। ये जो फार्मूला ही लिखे हैं दोनों प्रोपेनोन हैं, एक प्रोपेनोन को उन्होंने बाय नेम लिख दिया और एक का उन्होंने फार्मूला लिख दिया। तो प्रोपेनोन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। तो फोर्थ वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फोर्थ में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। और जो फिफ्थ लिक्विड है मिथनॉल और मिथनॉल, दोनों ही मिथानॉल हैं और मिथनॉल में हमें पता है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इनमें फिफ्थ वाले में भी कौन सी बॉन्डिंग्स मौजूद होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होंगी। तो ये लिक्विड्स, पहला लिक्विड अमोनिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड लिक्विड वाज ऑक्टेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड लिक्विड आर्गन आर्गन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ वन वाज प्रोपेनोन, उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिफ्थ वन जो था वो आपके पास मिथनॉल था, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट, प्रोपेनोन प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन हैव वेरी सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses, list them in the expected order of increasing boiling point, explain your answer। उन्होंने कहा जी कि प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल है और उसके बाद लास्ट में ब्यूटेन है। इनमें जो है वो आपके पास आपने बताना है कि सबके मॉलिक्यूलर मास तो तकरीबन सेम है लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं, ऐसा क्यों है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटे बी का, लेकिन आंसर लिखने से पहले एक मैं लाइन लिखूँगा हिंट के लिए, आपने उसे अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए पहले बी का आंसर लिखते हैं, फिर मैं क्यों आंसर आया वो हिंट भी साथ लिख दूंगा। उन्होंने कहा जी प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल है और ब्यूटेन है। ब्यूटेन अगर मैं लिखूं, मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से इनका ऑर्डर बना देता हूं। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का, ठीक है, उसके बाद प्रोपेनोन का, कीटोन से है ये बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का, अल्कोहल्स हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हैं अल्कोहल में, प्रोपेनोन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, और जो ब्यूटेन है इनमें LDF मौजूद हैं। अब मैं कैसे याद रखूँगा, एक आप ऑर्डर याद रखेंगे, उसके लिहाज से हमने याद रखना इसे। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो आयन डाइपोल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड्स के लिहाज से बात नहीं कर रहा, कोवलेंट बॉन्ड आयन उनके लिहाज से बात नहीं कर रहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल आ जाती हैं बेटे फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल के बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ जाएंगी, और इनके बाद जो होंगी दैट विल बी LDF। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। इसका मतलब कि आयन डाइपोल फोर्सेस जिनमें होंगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। आयन डाइपोल यानी कि एक तरफ आयन है और दूसरी तरफ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें जो फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद डाइपोल। अब हमने देखा कि प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद थी तो स्ट्रॉन्ग थी डाइपोल डाइपोल से, इसलिए प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। प्रोपेनॉल में डाइपोल डाइपोल मौजूद हैं इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल से कम है, और ब्यूटेन में जो हैं वो नॉन पोलर हैं, इनमें LDF हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ कि डाइपोल डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल में होंगी और जो LDF हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होंगी। बेटे ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो बड़ा इजीली आप फ़र्क कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आपने बैठ के इस पर वर्किंग करनी है कि पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर में LDF, ठीक है। और अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो इनमें डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला का तो आपको पता ही है, वो फोन मैंने वर्ड आपको लिखवाया था, फ्लोरीन HF HN अमोनिया और जो है वो वाटर, कुछ एक स्पेसिफिक कंपाउंड ही है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इसके साथ साथ अल्कोहल में। लें जी बेटे आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट भी मेरा ख्याल है कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, द शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड और द लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 देखेंगे बेटे आप, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये इसका हिंट है। अगर इसकी आपको समझ नहीं आए आप LMS पे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और यही हिंट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होना है। उन्होंने कहा जी कि अगर आप HF को देखें तो HF में फ्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और फिर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड विद फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन और फिर एक डॉटेड लाइन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर एक कोवलेंट बॉन्ड और फिर एक डॉटेड लाइन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एंगल आ जाता है जी आपके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 120 डिग्री। दो तरह के बॉन्ड हैं, एक सॉलिड लाइन वाला बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है और एक डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्वेश्चन ये है कि HF में इसमें और इसमें दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इनकी कम है और वो बॉन्ड जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिहाजा ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि HF कोवलेंट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग 1, कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन गार्डन पॉन्ड्स ओ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा क्यों है? देखिए बेटे विंटर में जब अपर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन स्टेटमेंट चेंज होकर आ गई तो इसलिए दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। जब अपर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो होता क्या है कि जो पॉन्ड्स हैं इसके अपर लेयर वाले मॉलिक्यूल बड़े कम टेम्परेचर की वजह से इनकी मूवमेंट कम हो जाती है। मूवमेंट कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस अपर लेयर पे मौजूद होती है और जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर का बहुत कम टेम्परेचर है, आइस उस बहुत कम टेम्परेचर को नीचे वाले जो वाटर है वहाँ तक नहीं आने देती। इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का और स्लाइटली वार्मर टेम्परेचर जो नीचे पानी का है, दोनों के दरमियान एज इंसुलेटर काम करती है, तो टेम्परेचर को जो है वो फ्लो करने नहीं देती। तो इस वजह से नीचे वाला पानी फ्रीज़ नहीं होता और जो फिशेज़ हैं या एक्वेटिक लाइफ है दे ओ देयर लाइफ ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही आइस फॉर्मेशन होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने आपसे वैसे डिस्कस कर लिया, तो आप लोगों ने इसे देख लेना बेटे, यूनिक नोट से देख लीजिएगा, या मैं इसको वैसे भी बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखेंगे। वाटर एंड इथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस, कि वाटर और इथेनॉल
किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है बेटे, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखूँगा और टिक लगा रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे वर्ड्स को गौर से सुनते जाइएगा और साथ साथ कोशिश करें अगर नोट कर सकें तो नोट भी करते जाएं कि हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट विल डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब पोलर पोलर में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे। वाटर और अल्कोहल दोनों ही पोलर हैं, तो ये दोनों पोलर होने की वजह से ये किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब बड़ा इजी आंसर इसका आप बताएंगे कि बोथ आर पोलर इन नेचर एंड वी नो दैट पोलर डिसॉल्व इनटू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे बोथ मिक्स विद ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वाटर में वो कौन सी हैं, आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हैं और इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। बाकी सारी डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो जो ओरिजिन है वाटर में हाइड्रोजन उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी, ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द इफेक्ट ऑन अवर लाइफ ऑफ वाटर if it has only a very weak hydrogen bonding present among its molecule। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा डिस्कस करने लगा हूं और इसका भी ए पार्ट है जी। उन्होंने कहा जी कि अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो क्या होता। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता। क्योंकि देखें वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अगर इससे भी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती तो वाटर 0 से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता। क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती तो ऑब्वियसली वाटर 0 से कम टेम्परेचर पे आके फ्रीज होता। अगर वाटर 0 से कम टेम्परेचर पे आके फ्रीज होता तो फिर फ्रीज होने के बाद जो वाटर की डेंसिटी थी यानी कि आइस की डेंसिटी वो वाटर से इंक्रीज कर जाती। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डेंसिटी ऑफ आइस बिकम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन डेंसिटी ऑफ आइस बिकम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब अभी जो तरीक़ेकार है यानी कि अगर पॉन्ड वगैरह फ्रीज होती हैं तो वो अपर लेयर फ्रीज हो जाती है, नीचे वाटर वार्मर ही है। अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो मैंने पहले भी कहा था कि हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो वाटर में सिंक कर जाएगी, डूबेगी। अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो इसका मतलब आइस बॉटम में आती तो लेक्स वगैरह बॉटम से फ्रीज़ करना शुरू करती और इस तरह जो एक्वेटिक लाइफ है इनका लिविंग सिस्टम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देन लेक्स एंड पॉन्ड्स, then lakes and ponds start freezing from bottom, कि वो बॉटम से फ्रीज करना शुरू करती एंड एक्वेटिक लाइव्स में हैव डिफरेंट लिविंग स्टाइल। तो मे बी एक्वेटिक लाइफ का जो लिविंग स्टाइल है वो भी क्या होता, डिफरेंट होता। तो
तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना दिया वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। आगे चलते हैं। ऑल गैसेज हैव अ करेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर गिवन रिस्पेक्टिवली, विच गैस हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ब्रीवली एक्सप्लेन योर आंसर। तो बेटे इसका आंसर सिंपल मैं इस तरह लिखूँगा, आपने इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट को नहीं देखना, आपने सिर्फ जो बीच में से पूछा गया कि दो गैसेस बता दी गई, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिए गए और आपसे कहा गया कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, आपने सिर्फ ये आंसर बताना है। तो बी पार्ट का आंसर के लिए मैं सिर्फ हिंट लिख दूंगा कि हिंट इसका क्या है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हैं देन हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इस तरह भी नहीं, अगर आप याद रखना चाहते तो इस तरह याद रख लें कि क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो गैसेस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और वो गैसेस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर लो होंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, कम है, तो लिहाजा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। आपको एक टेबल दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में, मैं बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से ही डिस्कस करूँगा। आपको टेबल में लिक्विड्स बता दिए 2-3 और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज बता दिए, इंथाल्पी चेंज बता दिए गए उनके, और वेपराइजेशन के, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिए गए। टेबल आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। वाटर है, प्रोपेनोन है, पेंटेन है, वाटर का फार्मूला, उसका रिलेटिव मैस बता दिया, हीट ऑफ वेपराइजेशन बता दी, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी, इसी तरह बाकी का भी। क्वेश्चंस क्या हैं टेबल के नीचे? क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ए है व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रीडोमिनेट इन ईच लिक्विड। आपने बताना है कि तीनों लिक्विड्स में कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए पार्ट मैं यहाँ पे ही बेटे आंसर लिख रहा हूँ कि सबसे पहले वाटर की बात हो रही थी, तो वाटर में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हैं। सेकंड उन्होंने बात की बेटे प्रोपेनोन की, और थर्ड था आपके पास पेंटेन। प्रोपेनोन में डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, और पेंटेन नॉन पोलर है, तो लिहाजा इनमें कौन सी फोर्सेस मौजूद होंगी? LDF फोर्सेस मौजूद होंगी। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, प्रोपेनोन पोलर है तो इसमें डाइपोल, और पेंटेन नॉन पोलर है तो LDF। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बी पार्ट इसका, व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इन द लिक्विड, जस्टिफाई योर कंक्लूजन। आपने बताना है कि इनमें से किस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैं वो फोर्सेस मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल उससे वीक हैं, LDF सबसे वीक हैं। तो आप बता देंगे कि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद प्रोपेनोन में वीक हैं, और पेंटेन में सबसे वीक हैं। सीधा सीधा इसका आंसर बन जाता है बेटे इसके सेकंड पार्ट का या बी पार्ट का। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर था। ठीक है, ये आपने ऑर्डर बना दिया विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद इसका सी पार्ट देखेंगे, इफ़ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स। अगर आपने लिक्विड्स को अच्छी तरह शेक कर दिया तो विच पेयर वुड बी अनलाइकली टू मिक्स। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर मिक्स होगा और कौन सा पेयर मिक्स नहीं होगा। सी का भी फर्स्ट पार्ट देखें, 3 लिक्विड हैं, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो पोलर डिसॉल्व होंगे, पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो मैं ये कह दूंगा कि वाटर एंड पेंटेन ये मिक्स नहीं होंगे, विल नॉट मिक्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिफरेंट है, इसमें पोलर है वो नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होते। एक्सप्लेन द इमिसिबिलिटी इन टर्म ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आपने रीज़न बतानी है कि इमिसिबल क्यों है वाटर और पेंटेन या प्रोपेनोन और पेंटेन। तो इसकी बता दें आप रीज़न कि पोलर नॉन पोलर
जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। H2O एंड प्रोपेनोन जो हैं ये क्या हैं, पोलर हैं, वाइल पेंटेन इज नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकते। बाकी लाइन बेटे आपने खुद लिख लेनी है। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड से वेदर द इंथाल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनमें से कौन सा वो पेयर है जो मिक्स होगा और आपने इंथाल्पी चेंज भी बता देना है। तो इनमें बेटे आपके पास वाटर और प्रोपेनोन मिक्स होंगे और इंथाल्पी चेंज इनका पॉजिटिव होगा। इसका थर्ड आंसर बेटे आपने खुद से लिख लेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन है ये भी। इसी तरह आपको टेबल बता दिया गया और उन्होंने आपसे कहा कि आपने क्या बताना है, डिस्क्राइब द वेरियस फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्टिकल टुगेदर इन द फॉलोइंग एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेकिंग यूज ऑफ द डाटा बिलो। सबसे पहले तो नियोन के बारे में आपने बताना है कि नियोन में कौन कौन से जो है वो फोर्सेस मौजूद हैं। आपने सब कुछ छोड़ के सिंपल आंसर की तरफ फोकस करना है। मैं जो बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत होगी मैं बोर्ड की तरफ आऊँगा, बाकी आप लोग बुक से मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। टेबल देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का। नियोन में कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं, तो दोनों ही नॉन पोलर हैं तो LDF मौजूद होंगी। इसके ऊपर लिख लें, नियोन नॉन पोलर है तो LDF फोर्सेस मौजूद होंगी। आर्गन की तरफ देखें। अच्छा, उसके बाद अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें तो कम है, बहुत कम है। बहुत कम इसलिए हैं क्योंकि नियोन जो हैं इनके साइज़ स्मॉल हैं। साइज़ स्मॉल होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी कम होगी। पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से जो इनमें LDF हैं वो वीक होंगी। पोलराइजेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये भी आपने याद रखना है कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDF। अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा कब होगी, अगर साइज़ ज़्यादा होगा, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो LDF स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर साइज स्मॉल है तो पोलराइजेबिलिटी कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है तो LDF भी क्या होंगी, वीक होंगी। अब ज़रा 8 ग्रुप को अगर आप देखें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, मैं लिख नहीं रहा, इस ग्रुप की बात हो रही है। ज़रा फोकस करते रहेंगे बेटे साथ साथ। सबसे पहले उन्होंने नियोन की बात की। नियोन नॉन पोलर है, LDF मौजूद होंगी, लेकिन साइज स्मॉल है तो LDF वीक होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्गन लिखा हुआ है, आर्गन नीचे आ रहा है इसके। आर्गन भी नॉन पोलर है, LDF मौजूद हैं, लेकिन एक स्टेप नीचे आएंगे, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज हुआ, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, LDF क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इसीलिए आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियोन से ज़्यादा है। वाटर में मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है। सोडियम फ्लोराइड, इसमें बेटे आयोनिक बॉन्ड है, NaF है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प हैं और हाई भी हैं। डायमंड कोवलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, जाइंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद से देखना है, सेम इसका भी सेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 ये बेटे आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, आप लोगों ने खुद से देखना इसे। क्वेश्चन नंबर 13, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, डेली लाइफ में इसके यूज़, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बेटे आपने ज़रा इसको देखना है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ए पार्ट इसका, एवेपोरेशन काज कूलिंग। मैं ये क्वेश्चन विद रीज़न ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 14 का, एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन वाले लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ बोर्ड पे, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। थर्ड देखेंगे, बॉइलिंग नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। तो आप बॉइलिंग जो है वो करवाना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट क्यों चाहिए, या बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, मैं ये रीज़न बता चुका हूँ कि जैसे जैसे लिक्विड को आप हीट करते हैं लिक्विड बॉयल होता है
तो जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हैं तो अवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल जो है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हीट को लेके जो है वो लिक्विड में से बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हीट तो निकल गई। तो अगर आपको लिक्विड को बॉयल करते रहना है तो आप हीट सप्लाई जो है वो करते रहेंगे और जो वेपर बन रहे हैं वो एक्स्ट्रा हीट को लेके बाहर जाते रहेंगे। जैसे ही आप हीट सप्लाई रोकेंगे तो एक्स्ट्रा हीट मिलनी रुक जाएगी, वेपर्स एक्स्ट्रा हीट को बाहर ले जाना रोक देंगे तो बॉइलिंग भी रुक जाएगी। तो अगर आप बॉइलिंग करवाना चाहते हैं तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट भी चाहिए आपको। अर्दनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल, ये मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के डिस्कस कर चुका हूँ। वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ, ये भी मैं बोर्ड पे लिख के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ड्यूरिंग एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में वापस जाएं, क्योंकि वेपर्स लिक्विड में से वेपर बनेंगे और वेपर वापस आएंगे, दोनों का रेट इक्वल होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। अगर आप ओपन कंटेनर में ये काम करवाते हैं, वेपर्स बनेंगे और एयर फ्लो के साथ वेपर बाहर चले जाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको क्लोज कंटेनर में ये काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 7, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। मरी हिल्स पे एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट 98, जबकि माउंट एवरेस्ट टॉप पे एक्सटर्नल प्रेशर 323 है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कितना हो गया था 69 डिग्री सेंटीग्रेड। वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर वाले टॉपिक में लास्ट पैराग्राफ हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन पढ़ा था। ग्लिसरीन की डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर कम करके ग्लिसरीन को बॉयल किया और सेपरेट कर लिया। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूँ बेटे। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई, ऐसा क्यों है? अगर आप आयोडीन को देखें ग्रुप 7 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 7 में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन आखिर में आ रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं साइज़ इंक्रीज होता है, इसका मतलब आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो एलडीएफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एलडीएफ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बेटे एक्सरसाइज थी लिक्विड वाले पोर्शन की। मैंने कोशिश की कि क्वेश्चन जो कि बुक से, सारा कुछ तो है बुक से ही है लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, उन्हें डिस्कस किया जाए। जो आप देख के खुद से आंसर दे सकते थे वो मैंने आपको होमवर्क दिया। आपने कोशिश करनी है, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉलिड्स से पहले थोड़ा सा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने उसको ज़रूर जो है वो घर से देखना है। मैं कल ये पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि आके हल्का सा आपसे डिस्कस करूँगा और आगे चलूँगा। सॉलिड्स क्या हैं और सॉलिड्स की टाइप्स। मैं प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से स्टार्ट करूँगा। आपको बेटे सॉलिड्स और सॉलिड्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। दो ही टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन और अमार्फस, ठीक है बेटे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।